आइए आपके सामने उज्जैन के 4 समाचार प्रस्तुत करें। आज गुरु पूर्णिमा है। हर परिवार में आज कुल भैरव की पूजन भी होगी और काल भैरव पर विशेष तौर पर आज भारी भीड़ रहेगी। ठीक है, होना भी चाहिए ना, सब कुछ किया जाना है, अच्छा है। और आज हम सब अपने अपने गुरुवर का स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। सांदीपनी आश्रम में भी विशेष समारोह होगा। गुरुवर सांदीपनी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। करना है, बिल्कुल करना है, आत्मसमर्पण के साथ करना है, श्रद्धा के साथ करना है, पूर्ण समर्पण के साथ करना है। किंतु एक बात ध्यान रखना, आत्मिक पावनता के साथ ही गुरुवर का स्मरण करना और नया संकल्प लेना। इसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपना आत्मदर्शन कर लें, आत्मचिंतन भी कर लें और अपने अपने सत्य से परिचित भी हो जाएं और एक नया संकल्प लें। मानवीय मूल्यों की रक्षा का, सेवा का, त्याग का, बलिदान का संकल्प भी करें। अब देखना कितने लोग करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कह सकता। मात्र दिखावे की औपचारिकता का निर्वाहन ही अधिक स्थानों पर होगा। आज कुल भैरव की भी पूजन की जाती है, करना चाहिए, सब कुछ है। ये तो हमारे उज्जैन की आज प्रमुख है। और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आएंगे। जो नया गीता भवन बना है ना, उसका लोकार्पण भी करेंगे और करना भी चाहिए, अच्छी बात है। परंतु जो गीता का ज्ञान है ना, उसको मूर्त रूप में कोई नहीं देने पाता है, ये बड़ी समस्या है। तो क्या गीता भवन में ही गीता का ज्ञान केंद्रित रहेगा? इस बात पर भी गंभीर चिंतन करना। मामला बड़ा विचित्र है भैया। हमारे यहाँ तो दिखावे का धर्म और दिखावे का दान और दिखावे की धार्मिकता का प्रदर्शन खुलेआम होता। हमारा सच्चा धर्म क्या है, हम उससे कोई सरोकार नहीं रखते। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत स्पष्ट उनका संदेश है, उनकी जो भावनाएं हैं और उन्होंने उनका जो निर्णय है ना, वो ही सर्वोपरि है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो स्पष्ट कहा कि हमें सच्चा धर्म अपनाना चाहिए। और सच्चा धर्म है क्या? सुसंस्कृति, सुसंस्कार, सेवा भाव, सत्य के प्रति समर्पित, राष्ट्र के प्रति समर्पित, मानव जाति के प्रति समर्पित रहना ही सच्चा धर्म है। वही सच्ची सुसंस्कृति है, सच्चा संस्कार है और वही धारण योग्य है। अन्य प्रकार के सभी नाटक दिखावे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन कौन सच्चे धार्मिक बनते हैं और कट्टर आध्यात्मिक बनते हैं। दिखावे के दान और धर्म वाले, सेवा वाले को तो भीड़ नजर आएगी। जरा सा कुछ भी करेंगे और अपने आप को अखबारों में प्रचारित करवाएंगे। और अखबारों में भी प्रचारित करके कैसे करवाएंगे? धन देकर। अखबार वाले ये नहीं सोचेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या किया जा रहा है, कुछ नहीं। उनको तो माल मिलेगा, धन लेंगे और बड़े फोटो सहित प्रचार कर देंगे। ठीक है भैया, करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह कड़वी बात है, जो भी हमें कहना चाहिए हम तो कह ही देते हैं, कभी चूकते नहीं है। अब दूसरी बात, यहाँ पर साधु संतों के बारे में हमने जो, अब हम तो विरोध करते हैं कि राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे किस प्रकार के नाटक करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, किसी से छिपा नहीं है। बड़नगर रोड पे एक आश्रम का है, वहाँ के महामंडलेश्वर हैं ज्ञानदास। अब ज्ञानदास जी हैं, ज्ञान के दास हैं, कौन सा ज्ञान
वो धारण करते हैं, कौन सा ज्ञान रखते हैं, ये कहना बड़ा कठिन है, क्योंकि ये आदमी का व्यक्तिगत चरित्र होता है। तब ज्ञानदास जी और एक महिला के बीच का बड़ा विवाद खड़ा हुआ। महिला ने आरोप लगाया कि ज्ञानदास जी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, उसे भ्रमित कर उसका चीर हरण किया। अब क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते। सच क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा, और सच तो वो महिला और ज्ञानदास ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बताएगा। चलिए ये हुआ। अब जो महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी का एक बयान आया कि मुझे कुछ प्रकार की चीजें खिलाकर हनी ट्रैप में फंसाया गया। तो भैया आप खाने क्यों गए, क्यों हराम के टुकड़ों पर आपने अपना चरित्र बिगाड़ा। अब चरित्र बिगाड़ा क्या तो सजा भी भुगतना पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आया कि जो महिला है ना, वो बहुत शातिर दिमाग लगती है। उसने महामंडलेश्वर को किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसाया हो, ये हुआ हो, या महामंडलेश्वर खुद ही अपनी वासना की तृप्ति के लिए महिला के चक्कर में हो, उसके साथ कितनी यातनाएं की होगी, सब कुछ किया होगा। अब ये सब उनका व्यक्तिगत मामला का, परंतु ये बात तो सही हो गई कि राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे किस प्रकार का कार्य करते हैं, ये सब उजागर होता जा रहा है धीरे धीरे। हम तो यहाँ पर अनेक आश्रमों की, यहाँ के साधु संतों की सबका रिकॉर्ड हमारे पास में, हम सबका राज खोल देंगे, कोई चिंता नहीं है, सारा मामला हमारे सामने है। अब महिला ने महामंडलेश्वर से देखा, उनका बयान आया कि 21 लाख रुपए मांगे। अब भैया 21 लाख रुपए दो, महामंडलेश्वर हो ना, तो क्या कमी है, बहुत वक्त आ जाएंगे, सबको मूर्ख बना देना, माल इकट्ठा कर लेना और महिला को दे देना। तो ये मामला अपने आप में बड़ा रोचक है। ठीक है, अब हो गया जो होना है वो। कल से श्रावण मास शुरू होगा, कांवड़ यात्री आएंगे और शिव मंदिरों पे भारी भीड़ रहेगी, सब कुछ होगा। महाकाल में भी एक व्यवस्था की गई है कि आम दिन अब महाकाल के पट 3 बजे से खुलेंगे और सोमवार को 2:30 बजे खुलेंगे। खोलते रहो भाई, चलिए दर्शन की व्यवस्था भी कर दो, क्या दिक्कत है, कर देना चाहिए। अब यहाँ पर कांवड़ियों से वो जलाभिषेक करते, तो महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जलाभिषेक की ऐसी व्यवस्था कर दो कि एक बड़ा जो पात्र रख दो, बहुत बड़ा वो रख दो, ताकि जो भी कांवड़ यात्री आए, जो भी आए ना, जलाभिषेक करने वाले उस पात्र में जल डाल दे और वो जल सीधा ज्योतिर्लिंग पर जाकर बूंद 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 होते रहे, तो सबका जलाभिषेक हो जाएगा। अब ऐसी व्यवस्था किया नहीं, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, देखते हैं अब कैसी क्या व्यवस्था होगी, मगर चलित दर्शन की व्यवस्था होना चाहिए, ये तो करना ही पड़ेगा। यदि ये नहीं की ना तो अच्छी बात नहीं है। अब जो है आप कर लो आप। अरे भैया मैं तो एक बात खुले रूप से कहता हूँ कि महाकाल के दर्शन करने जाते हो, भीड़ होती है, ये होता है, सबको सहन करते हो, तो आत्मा महाकाल के दर्शन कर लो ना, घर पर ही बैठ के कर लो और आत्मचिंतन कर लो उनका। वह सत्य के रूप में स्पष्ट आज सामने आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और हमारा सारा चरित्र बता देंगे। परंतु हम आत्मा महाकाल के दर्शन नहीं करते हैं, उनका आत्मा चिंतन नहीं करते हैं, और हम डरते हैं कि अरे हमारा वो सत्य खोल देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चलो ठीक है भैया, जो जैसी है, जिसकी जैसी आस्था है वैसे आस्था पूर्ण करते रहो, हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहना। अब यहाँ पर नाग पंचमी के दिन नाग चंद्रेश्वर के दर्शन होते, अब वहाँ पर लोहे की सीढ़ियाँ लगाई जाती है, वो जाते हैं वहाँ पर है, और वहाँ पर भी नाग चंद्रेश्वर के भी चलित दर्शन ही होंगे। कर लो भैया, वहाँ के भी दर्शन कर लो, क्या दिक्कत है, कोई कुछ नहीं है। अब भोपाल में मूंग आंदोलन को लेकर किसानों का दल रवाना हो रहा है, भोपाल में सब जमा हो रहे हैं,
उज्जैन, शाजापुर, आगर, अनेक जिलों से किसान जा रहे हैं। उनको रोकने की भी व्यवस्था की जा रही है कि भैया इनको वहाँ मत आने दो, इनको रोको, कैसे भी रोको। पर किसान रुकेंगे नहीं, वो तो जाएंगे कि और प्रदर्शन होगा कि। अब यहाँ पर शहर की स्थिति देख लीजिए, बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। 3 अगस्त को महाकाल की पहली सवारी निकलेगी। निर्माण कार्य जारी, सुव्यवस्थाएं जारी है, ठीक है, देख लेंगे, क्या दिक्कत है। भीड़ प्रबंधन करना पड़ेगा, जो चेन स्नेचरों पर निगरानी रखना पड़ेगी। पॉकेट मार है, मोबाइल चोर है, उन पर भी निगरानी रखना पड़ेगी। और जो ये रोमियो है ना, रोड छाप मजनू, इन पर भी निगरानी रखना पड़ेगी। तो ये महाकाल की सवारी का ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि क्रम इतना अच्छा हो कि कोई दिक्कत ना आए, और भीड़ प्रबंधन भी सुव्यवस्थित होना चाहिए। अब भीड़ करते हैं, सवारी देखते हैं आखिरकार क्या है क्या नहीं है, अभी तो कुछ कहना उचित नहीं होगा। जो भी हो निकालो सवारी, महाकाल की सवारी निकालो, परंतु आप घर में बैठ के अपने आत्मा की भी सवारी निकाल लेना। आत्मचिंतन की पालकी पर बिठाकर महाकाल की आत्म सवारी भी निकाल लेना। यदि आपने ऐसा कर लिया ना, तो हम सबका जीवन धन्य हो जाएगा, एक नया परिवेश हमारे सामने आ जाए। अब यहाँ पर प्रशासन बहुत सक्रिय है। कितना सक्रिय, इतना सक्रिय, इतना सक्रिय कि जिसके कुछ कह नहीं सकते। वो कौन से भी जो कदम उठाना चाहता है ना, वो कदम इतने ठोस होते हैं कि सिर्फ एक कदम ही बढ़ता है और वो वहीं पर धस जाता है, बैठ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक नर्क निगम में एक बड़ी विचित्र बात है। सिंह 2000 कंसल्टेंट की नियुक्ति की जा रही है, 3 नियुक्त किए जाएंगे। उसके लिए 14 आवेदन आ गए हैं और आएंगे। और तो ये आखिरकार कंसल्टेंट करेंगे क्या? क्या इतने अफसरों की फौज है, वो कुछ व्यवस्था नहीं कर सकती? सब कुछ हो सकता है, परंतु करे कौन? क्योंकि किसी भी तरीके से सीएस के नाम पर शातिर खेला करना है और वो होके रहेगा। और हम देख ही रहे हैं अभी यार, यहाँ पर कितना गुणवत्ता है, निर्माण हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सब हम जानते हैं, सब कुछ पता है। तो ये कंसल्टेंट है ना, इनकी भी नियुक्ति कर दो। 14 आवेदन आए और आवेदन आ जाएंगे, तो आखिरकार कंसल्टेंट का काम क्या होगा सीएस में? क्या वे गुणवत्ता की जांच करेंगे? क्या वे सुव्यवस्थाओं की जांच करेंगे? और गर्मी के मौसम में आता है और इस बार सीएस 2 महीने का कहा जा रहा है, तो उसकी भी क्या व्यवस्था करेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि कंसल्टेंट के नाम पर भी एक गैंग बनाई जा रही है, और वो गैंग कैसी होगी अभी कुछ कह नहीं सकते। अब नाम आने पर पता लगेगा कि भैया कौन कौन कंसल्टेंट है। यदि जो कंसल्टेंट बनेगा ना, हाँ, हम उसका चरित्र, सभी का चरित्र खंगाल लेंगे। मामला बड़ा विचित्र है यार। सीएस के नाम पर तो यहाँ कितने करोड़ों का घोटाले होंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते। अब वो तो सामने दिख रहा है कि कितने करोड़ के घोटाले होंगे, किस प्रकार के घोटाले होंगे और किन किन मदों में घोटाले होंगे, ये भी हमारे सामने खुला। अब यहाँ पर जनता बड़ी बेचैन है। उन्होंने कहा कि भैया सीएस की सरकारी समितियां बन जाएगी, मगर जनता की समिति कहाँ है? तो राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत और मीडिया आयोग के तत्वावधान में सीएस 2028 समिति का निर्माण होगा। उसमें एक केंद्रीय समिति होगी, एक जिला स्तरीय समिति होगी, और तीसरी समिति जो कि 6 जोन में सीएस 2028 संपन्न होगा ना, तो हर जोन की एक एक समिति होगी और वो सभी पर निगरानी रखेगी। और हम तो अभी से कह रहे हैं कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ना, उसका भी सर्वे अभी से ही कर लेना चाहिए कि किस किस प्रकार का कहाँ कैसा कैसा निर्माण हुआ और क्या क्या हुआ है वहाँ होगा। अब पेयजल की बड़ी समस्या आएगी। गंभीर डैम क्या करेगा, कैसी स्थिति होगी, अभी तो बहुत बात की बात है।
और वहाँ पर प्रकृति का प्रकोप भी होता है, ये भी बात हमें पता है। तो हमें जो प्राकृतिक आपदा है उससे निपटने की भी व्यवस्था रखना पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे शहर में तो महालूट राज चल रहा, इतना महालूट राज है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब ये लूट राज के आगे प्रशासन सबने समर्पण कर दिया, अतिक्रमण के सामने भी सबने समर्पण कर दिया। ये मामला बड़ा विचित्र में गंभीर हो गया है। तो आज ये गुरु पूर्णिमा है, हमने जो शहर का जो स्थिति देखी, आत्मचिंतन किया ना, उसका पहला भाग आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।